आज हम लोग सामाजिक न्याय पे बात करने वाले हैं। समाज एक है, देश एक है, संविधान एक है, तो न्याय भी एक ही है। दो न्याय नहीं हो सकते। लेकिन ये चुनाव को मैंने गौर से देखा तो इसमें सामाजिक न्याय की बातें की जा रही हैं। सामाजिक न्याय यानी बहुजनों के लिए न्याय। जो ज्यादा संख्या, बहुजन मतलब जो ज्यादा संख्या में है उनको न्याय मिले, और जो कम संख्या में हैं उनसे न्याय छीना जाए या कम किया जाए, या जो भी हो उनके दिल में भगवान जाने। तो ये कैसे हो सकता है कि समाज एक न्याय दो? कुछ तथाकथित लोगों ने परिवर्तन मोर्चा बनाया, जिनको वामपंथी भी कहते हैं। आज से नहीं, मैं उनको शुरू से सुन रहा हूं कि वो नेगेटिव विचारधारा लेकर के ज्यादा चलते हैं, और ये बहुजनों को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि ज्यादा संख्या में है, वोट ज्यादा मिल जाएंगे, ज्यादा संख्या में उनको समर्थन मिल जाएगा, भीड़ मिल जाएगी, इसलिए वो इनसे दूरी बना के चलते हैं, इनकी बुराई करते हैं, इनकी चीजें उनके दिमाग में एंटी रूप में भरते हैं। तो बहुजन इनकी बातों में, जो अनपढ़ है या गरीब है या कम पढ़ा लिखा है या शिक्षित है, वो लोग जल्दी एक्सेप्ट करके या ग्रहण करके इनकी भाषणों को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सफलता इनको नहीं मिलती। मैंने देखा है कि ये असफल है। इसी तरह से कुछ दल हैं, जैसे कि एक बड़ा दल बीजेपी के साथ है गठबंधन में, वो भी जाकर के संसद से लेकर के दुनिया में सामाजिक न्याय की बात करता है। एक उन्हीं का अपना साथी या अपने घर का ही व्यक्ति दूसरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जाकर के सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जनगणना, जाति जनगणना कराइए। ये जाति जनगणना 2031 में हुई थी, नहीं सॉरी 1931 में हुई थी मेरे ख्याल से, और तब से लेकर के जातियां तो उतनी ही हैं और संख्या थोड़ी बढ़ गई होगी। परसेंटेज वाइज देखिए तो थोड़ी बहुत उसी में से इंक्रीज कर गई होगी, सारी जातियों की बढ़ गई होगी। तो उसमें जो आप चाहते हैं कि आरक्षण उसी तरह से उनको दिया जाए जितनी संख्या उनकी भारी है, मतलब तो वो कितनी, जो परसेंटेज निकाल लीजिए उसी हिसाब से उनका फायदा होना है। वो तो 50% फिक्स है ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सबने कह रखा है कि इससे ऊपर आरक्षण नहीं मिल सकता। तो उसी आरक्षण को लेकर लोगों को बरगलाना, लोगों को ये दिखाना कि मैं आपके समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जबकि अभी टिकट का बंटवारा हुआ, टिकट के बंटवारे में मैंने देखा है कि 11-11 सीटें मिली हैं, उसमें 3 सीटें अपने समाज को दी गई हैं, बाकी सब कहाँ चली गई ये आप अच्छी तरह से जानते हो, मुझे कोई कमेंट नहीं करना। दूसरी पार्टी जो समाजवादी के साथ में है, वो भी अपना यही पिटारा लेकर के, डमरू बजा करके उनके साथ में लेकर के, और किसी अपनी कुछ भविष्य की उतार चढ़ाव को लेकर के उनके साथ में है। और अपने समाज को मैं ये देख रहा हूं कि शुद्ध रूप से ये लोग बरगला रहे हैं। कहीं पर भी उनको आज से 70 सालों से, या जब से देश आजाद हुआ है, इन लोगों का कहीं ना कहीं आरक्षण से फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी ऊपर लाने की चीजों में इनको बहुत ज्यादा सरकारों ने मदद की है, सब कुछ किया है। लेकिन आज भी हमारा जो मानना है, जो रंगबाज सेना मानती है, रंगबाज सेना कदापि दो तरफा चलने की बात नहीं करती। हम लोग ये चाहते हैं कि समाज एक है, समाज का नव निर्माण हम लोग कर रहे हैं, सोच बदलने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये सोच बदलिए आप। ये क्या सोच है कि आप जितने भी ये जाति, निम्न जाति कहते हैं, इनको पिछड़ी जाति कहते हैं, और शोषित और शूद्र, वंचित, ये शब्द हमारा शुद्ध मानना है कि अगर जब तक आप ये सब थिंकिंग रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आपको रंगबाज बनना ही होगा। रंगबाज का मतलब कि हम पिछड़े हैं, हम आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते, हमें सहारा चाहिए। अरे सहारा तो मिल ही रहा है, आरक्षण कहाँ जा रहा है, वो तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे नौकरी पाएंगे? आप सवर्णों के साथ नहीं बैठेंगे, आप बनियों के साथ नहीं बैठेंगे तो व्यापार कैसे कर पाएंगे? तो आपको आगे बढ़ने के लिए इनका साथ करना पड़ेगा। ये सब जटिलताओं को आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारा संगठन, हमारी सोच, हमारी रंगबाज सेना की सोच, हमारी पार्टी सामाजिक नव निर्माण पार्टी का यही सब सोचना है, यही नारा है कि हमारा तो एक ही है नारा, रंगबाज हो समाज हमारा। हम तो एक ही काम करते हैं, समाज को रंगबाज करते हैं। आपको अगर बदलना है तो आपको रंगबाज बनना पड़ेगा। रंगबाज का मतलब आज बल से मजबूत इंसान बनना पड़ेगा। हम लोग जैसे कि आज की डेट में एक हमारा धरना प्रदर्शन था इको गार्डन में, और इको गार्डन का धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं हो पाया कि वहां पर परमिशन नहीं मिली। हमारे सारे लोग गए और वहां से लौट आए। उसमें बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया, मोदी जी का जो बजट आया, उस बजट में मध्यम वर्गीयों के लिए कोई भी बात नहीं करी गई, कोई भी चीज उनको नहीं दी गई, राहत नहीं दी गई। ये हमारा विरोध है, क्योंकि मध्यम वर्गीय पूरे हिंदुस्तान में रहता है। ना वो गरीब है ना वो अमीर है। गरीबी रेखा के साथ में रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार ऐसा, हम तो भाई कहते हैं नोटबंदी से लेकर के और बहुत ज्यादा कोरोना में जो बंदी रही, उसमें ये मध्यम वर्गीय ही परिवार सबसे ज्यादा परेशान रहा। सरकारें जितनी भी आई, जितने भी बजट आए, जितनी भी चीजें आई, वो किसानों के लिए या गरीबों के लिए ही हितकर थी, और उनको लोग देते गए। वो लोग सक्षम हो गए, उनको अनाज मिल रहा है। हमारे यहाँ हमारे दोस्त, आपको इस चीज को सुन के आश्चर्य होगा, जिनके घर में खाना नहीं है वो राशन के लिए पैसे ले जाते रहे, हम लोगों ने दिए हैं पैसे। तो उनके विषय में कौन सोचेगा? उनकी एक सीमा बांधी कि यहाँ से गरीबी है, यहाँ से मध्यम वर्गीय है या इस अमीरी है। तो ना जो वो अमीर है ना गरीब है, धंधा बंद है। कोरोना में 2 साल हो गए, 2 साल में दुकानें लोगों की बंद रही, लोगों ने अपनी सैलरी भी दी, लोगों की अपनी नौकरी भी गई। वो भी मध्यम वर्गीय है, वो भी लोएस्ट मध्यम वर्गीय गरीब कह सकते हैं उनको। उनके पास राशन नहीं, खाने के लिए नहीं है। उनके साथ कितनी समस्याएं हैं, कभी सरकार ने सोचा? ये वर्ग ऐसा है कि ना तो वो बोलता है, ना वो चिल्लाता है, ना वो आंदोलन करता है, ना वो कुछ करता है। तो जब कोई कुछ नहीं करता है तो वही बात हो गई कि गरीबों को बांटो, हमको डांटो, क्योंकि हमको कुछ आवाज नहीं उठानी। ऐसा भी घर में होता है कि जो बच्चा कुछ नहीं बोलता है तो माँ उसको भी दूध नहीं पिलाती। तो ये वर्ग की बात हमारा संगठन पिछले 2 या 3 साल से आंदोलन कर रहा है, और ये कह रहा है आंदोलन, ये नोट क्या कहते हैं इसमें, कोरोना में भी हमने आंदोलन किया। हमने इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कि मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप गरीबों के लिए करिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो ये मध्यम वर्गीय वर्ग है, जो अपनी गाड़ी बैंक से लोन लेके करता है, अपना जो शोरूम है या अपनी दुकान बैंक से लेकर के करता है, अपना माल बैंक से लेकर के पैसा भरता है, अड़ोसी पड़ोसी से पैसा लेता है, कर्जा लेता है, किसी तरह से खर्चा पानी चलाता है, उनके साथ कितनी समस्या है। बिजली का बिल आ गया, सीढ़ी लेके खड़े हो जाते हैं लोग, काट दूंगा। अब वो दहशत के मारे बेचारा मांग करके कहीं से जमा करता है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर। क्या किया सरकार ने? सरकार के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन हमको इस चीज का, कोई भी सरकार, ये इलेक्शन चल रहा, मैं जानता हूं कोई कुछ नहीं करने वाला, लेकिन इस इलेक्शन के बाद जानबूझ करके मैंने इसी इलेक्शन में इसलिए रखा है कि जो सरकार आए वो कृपया करके मध्यम वर्गीय जो बीच के लोग हैं उनके बारे में जरूर सोचे, क्योंकि वो ना अमीर है, उनके पास
अथाह पैसा नहीं भरा, वो बैंकों से लेकर के लोगों से मांग करके अपने खर्चे चलाते हैं, अपना काम धाम किसी तरह से करते हैं, उन लोगों के विषय में कृपया आप लोग जरूर सोचें। और ये बजट जो आया ये तो आकर के खत्म हो गया, अब अगला बजट आएगा उसके बारे में तब बात की जाएगी। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट आए उसमें हम आने वाली सरकार को, जो भी सरकार आ रही है, जो भी सरकार आए, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सामाजिक संगठन ये चाहता है कि मध्यम वर्गीय लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचना चाहिए। जो आप लोग, मैं भी मध्यम वर्गीय हूँ, मेरे पास भी शोरूम है, हमने भी वो बंदी देखी है कि 3-3 महीने 4-4 महीने तक लाख बंद है, आ ही नहीं सकता कोई, कुछ नहीं होता, माल भरा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। अभी भी इधर कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो कैसे धंधा चलेगा? कर्जे पे कर्जा लगता जा रहा है, तो कुछ तो राहत देंगे आप। और जितने भी मध्यम वर्गीय भाई हमारे हैं उनसे हम बिल्कुल विनम्र प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ये हमारी बात सुन रहे हो तो आप जुड़ करके, जिस तरह से दूसरे लोग आवाज उठा करके अपना हक ले लेते हैं, आप भी अपने हकों के लिए आगे आइए और रंगबाज सेना से जुड़िए और जुड़ करके अपनी एक आवाज बनिए, ताकि सरकार आपके लिए सुने। आगे आने वाली सरकार, आगे आने वाला समय आपके लिए ठीक हो और सही हो, ताकि खुशहाल हो सके हम लोग। इसके अलावा बस एकमात्र हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है इस समय, जो खिजाब पे लेकर के जो हिजाब होता है कर्नाटक में, चाहे कहीं पर भी हिंदू और मुस्लिम, अब तो हिंदू जो वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है, यहाँ चेहरे पर कोई नकाब बांध करके ही निकलते हैं। गर्मियों में आप ज्यादातर लोगों को देख लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी रंगबाज सेना गुलामी का विरोध करती है। हम ये क्या पहनते हैं जो मुस्लिम जो पहनते हैं, जो बुर्का को गुलामी का प्रतीक मानते हैं कि उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे और वो औरतों को उठा लिया करते थे, इसलिए लोग बुर्का पहन के निकलती थी या नकाब पहन के निकलती थी। घूंघट जो काटती थी औरतें, अपने को सुरक्षित रखने के लिए काटती थी कि कोई हमारी चेहरा ना देख ले। तो अब ये सब चीजें हैं, अगर ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई हैं, गुलामी का प्रतीक है, इनको यहाँ से हट जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ये ना हिंदू ना मुसलमान, अगर घूंघट हट सकता है तो ये बुर्का भी हट सकता है। दूसरी चीज, पहनने की आपको स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो पहनिए। इसी को रीति रिवाज कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ रीति है। रीति वो चीज होती है जो धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से बनती। वो समय अलग था, ये समय अलग है। आज के कपड़े का पहनावा अलग है, पहले का पहनावा कुछ अलग था, लेकिन वो रीति बन गई, इसलिए आपको पहनना पड़ता। अगर आपकी मर्जी ना हो तो आप ना पहनिए। हमारा संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक कॉलेज में, एक स्कूल में आप बच्चों की तरह पढ़ने जाते हो, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे तरह के लोग आकर के पढ़ते हैं। अब वहां पर कोई बुर्का पहने हैं, कोई घूंघट पहने हैं, कोई कुछ करे हुए, ये सब चीजें नहीं है। वहां का ड्रेस कोड अगर है तो उस ड्रेस कोड को आपको मानना चाहिए, ताकि समरूपता रहे, एक रूपता रहे, बच्चे एक जैसे दिखाई दे। उसमें ये हिंदू मुस्लिम धर्मों का बंटवारा ना हो, जाति का बंटवारा ना हो। वहां पर शिक्षा के प्रांगण में आपको कतई इस धर्म को नहीं घुसेड़ना चाहिए। ये हमारी सामाजिक सेना का मानना है। थैंक यू, धन्यवाद।